नमस्कार दोस्तों, नक्सलियों पर एयर स्ट्राइक जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले और उसमें आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियां भी दी हैं। लोगों का यह आरोप है कि मुझे ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है, मुझे ज़मीनी हकीकत का पता नहीं है। लेकिन मेरा स्टैंड इस मायने में क्लियर है, बिल्कुल साफ है दोस्तों, कि अगर कोई बंदूक उठाकर गोली चलाकर निर्दोष और मासूम लोगों का खून बहाकर अपना मकसद हासिल करना चाहता है तो वो मेरी नज़रों में गलत है और मैं उसका कभी समर्थन नहीं कर सकता हूं। इसलिए आप चाहे मुझे जितनी गालियां दें, लेकिन मैं नक्सलवादियों का समर्थन तो कतई नहीं कर सकता हूं। 54 साल हो गए इनको अपनी लड़ाई लड़ते हुए। क्या जो मकसद था उनका वो हासिल कर पाए? गोली और बंदूक के दम पर अगर उन्हें लगता है कि वो हासिल कर लेंगे तो अगले 50-100 साल में ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनके सफाए का समय बहुत नज़दीक आ गया है दोस्तों। अब ऐसा नहीं कि सरकारों ने इनके विकास के लिए सोचा नहीं है या इनकी मांगों पर गौर नहीं किया है। ये जानबूझकर मासूम गांव वालों को भड़काते रहे हैं सरकारों के खिलाफ, सुरक्षा बलों के खिलाफ, ताकि इनकी दुकान चलती रहे। जी हाँ, इस दुकान को जो चलाने वाले नक्सली नेता रहे हैं, चाहे वो रमन्ना हो या अभी सुजाता हो और अब हिडमा हो, ये अपनी दुकान चलाने के लिए एक दहशत का माहौल पैदा करते हैं गांव वालों के बीच में और उनसे वादा करते हैं कि इस जंगल पर आपका अधिकार होगा, इस ज़मीन पर आपका अधिकार होगा, आपको बहुत अच्छे दिन मिलेंगे। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सपना दिखाने का काम करते हैं, उनको बरगलाने का काम करते हैं, उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। इसलिए मैं इनका विरोध करता रहूँगा और मेरी हमेशा सरकार से यही मांग रहेगी कि इनके साथ उसी तरह से पेश आया जाए जैसे आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में पेश आया जाता है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नक्सली कमांडर हिडमा को मारना क्यों जरूरी है, हिडमा की ताकत क्या है, आखिर हिडमा को सुरक्षा बल अब तक क्यों नहीं पकड़ पाया, जब नॉर्थ ईस्ट से इंसर्जेंसी यानी विद्रोहियों को लगभग खत्म करने में कामयाबी मिल गई, जब पंजाब में एक समय जारी आतंकवाद सफाया कर दिया गया, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाकर उनकी कमर तोड़ दी गई है, जिस तरह से हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में एक समय सक्रिय LTTE जिसे अजेय माना जाता था एक वक्त में, उसका 2009 में खात्मा कर दिया गया, तो माओवादियों को या नक्सलवादियों को 54 साल में क्यों नहीं खत्म कर पाया गया, उनका खात्मा क्यों नहीं हुआ? और जिस तरह से एक समय कर्नाटक और आसपास के राज्यों में आतंक का पर्याय बना जंगल का बादशाह कहा जाने वाला वीरप्पन, जो कि चंदन तस्कर था, उसको भी एक समय माना जाता था कि कोई हाथ नहीं लगा सकता। 2004 में उसको भी मार डाला गया, सुरक्षा बलों ने घुसकर उसे मारा। तो क्या हिडमा को नहीं मारा जा सकता? बिल्कुल मारा जा सकता है दोस्तों, और इसी पर हम लोग बात करेंगे और तमाम विषयों को टच करेंगे। लेकिन उससे पहले इस खूंखार खूनी दरिंदे हिडमा के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये बेहद शातिर और खूंखार कातिल है, इसका मासूमों का खून बहाने में इसे ज़रा भी संकोच नहीं है, ज़रा भी परहेज नहीं है। देश का नंबर 1 आतंकी अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हिडमा का गढ़ है छत्तीसगढ़ का सुकमा एरिया, जो कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ट्राई जंक्शन पर है। इस वजह से इसके लिए बड़ी आसानी होती है। बहुत ही घना जंगल का एरिया है ये, जहाँ से एक राज्य में वारदात करके हमला करके दूसरे राज्य में भाग जाता है। खास बात यह है दोस्तों कि हिडमा वीरप्पन को अपना आदर्श मानता है और उसकी मोडस ऑपरेंडी काफ़ी कुछ वीरप्पन जैसी ही है। जैसे कि जो गांव वाले हैं, आदिवासी हैं, उनको ये ढाल बनाकर रखता है, उनको डरा धमका कर भी रखता है। गांव वाले हिडमा को खुफिया जानकारी भी मुहैया कराते हैं, इस लिहाज से भी वो उसके मददगार हैं। और एक बात और है कि जब सुरक्षा बलों से मुठभेड़ होती है तो एक ह्यूमन शील्ड का भी काम करते हैं गांव वाले, जो कि एक सुरक्षा चक्र की तरह काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। वीरप्पन ने भी अपना ठिकाना आप देखिए तो कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश का जो ट्राई जंक्शन था, जो बॉर्डर एरिया था, वहीं पर बना रखा था और इधर से उधर करता रहता था, इसलिए उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल था। उसके अलावा इस पूरे इलाके को
हिडमा बहुत अच्छी तरह से जानता है, जैसा कि वीरप्पन जंगल के पूरे एरिया को बहुत अच्छी तरह से जानता था। इसलिए सुरक्षा बलों को जिसके बारे में जानकारी नहीं है उनको अंदर जाने में किस रास्ते से जाएंगे, तो पहाड़ कहाँ है, नदी कहाँ है, जंगल कहाँ पर कैसा है, ये सारी जानकारियाँ हिडमा को हैं जैसे कि वीरप्पन को थी। तो इस लिहाज से वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। दोस्तों, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी एक बटालियन नंबर 1 उसका ये कमांडर है और सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा एरिया जो है वहाँ पर ज़्यादा सक्रिय है। हिडमा दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का भी सदस्य है। जी हाँ, और इसे ही जो छत्तीसगढ़ में माओवादी ऑपरेशंस होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने का जिम्मा दिया गया है। हिडमा का जन्म जगरगुंडा में बीजापुर सुकमा का जो बॉर्डर एरिया है वहीं पर जो बहुत घने जंगलों में बसा एक गांव है पूवर्ती, वहाँ पर हुआ था। 1996 में जब हिडमा नक्सलियों से जुड़ा उस समय उसकी उम्र 16 साल बताई जाती है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आज उसकी उम्र 41 से 42 साल के बीच हो सकती है। हिडमा की एक ही तस्वीर है सुरक्षा बलों के पास जो 2016 में मिली थी। उसमें वो एक बहुत दुबला पतला सा युवक नज़र आ रहा है, हल्की हल्की मूछें नज़र आ रही हैं और उसके गले में AK-47 लटकी हुई नज़र आ रही है। लेकिन अब 5 साल बाद हिडमा कैसा दिखता है इसके बारे में सुरक्षा बलों को कोई जानकारी नहीं है, कोई ताज़ा तस्वीर नहीं है। ये एक डिसएडवांटेज है कि इसको पहचाना कैसे जाए, और ऐसे में जो उसके आसपास जो लोग हैं वही शायद मदद कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है सुरक्षा बलों के लिए, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब इसको भी पूरा कर लिया जाएगा। एक पूर्व नक्सली बदरना के मुताबिक हिडमा के गांव पूवर्ती में माओवादियों की ग्राम राज्य कमेटी ने ही उसे चुना था, और हिडमा नाम भी नक्सली संगठनों ने ही दिया है उसको, इसका असली नाम नहीं है। उसको संतोष, भीमा, मनीष जैसे नामों से भी जाना जाता है, और जितना तेज युद्ध कला में माना जाता है उतना ही गाने बजाने में भी माना जाता है। फर्स्ट एड देने की उसको अच्छी जानकारी है, यानी प्राथमिक उपचार वो दे लेता है। टेक्नोलॉजी का बखूबी इस्तेमाल करता है और बहुत ही टेक्नो सैवी बताया जाता है। बदरना ने यह भी बताया है कि उस दिमाग से बहुत तेज़ है। जितनी भी रणनीति है, जितने भी एम्बुश हैं, जो भी अटैक होते हैं उसकी स्ट्रैटेजी ज़्यादातर यही तैयार करता है। मुरिया गोंड आदिवासी समुदाय से ये ताल्लुक़ रखता है। शुरुआत में ही उसे बच्चों के संगठन बलाल संगम का अध्यक्ष बना दिया गया। ये बलाल संगम में ही बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता है दोस्तों, और वहाँ पर नक्सली विचारधारा उनको पढ़ाई जाती है। उनको आधुनिक शिक्षा नहीं दी जाती है, वहाँ पर उनको बरगलाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, सरकार के खिलाफ भड़काया जाता है, सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काया जाता है, और इस तरह से वो भविष्य की सेना तैयार की जाती है। और ये भी कहा जाता है कि नक्सली बनने से पहले ही उसने शादी कर ली थी। कितना सच है पता नहीं, लेकिन जब नक्सली ट्रेनिंग इसने पूरी की हिडमा ने, तो उसकी पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुई। और 2010 में जब तटमेटला में 76 जवानों को मारा गया, उनकी शहादत हुई, उसके बाद से इसका कद बहुत बढ़ गया। 2013 में झीरम घाटी में जो हमला हुआ उसके पीछे भी हिडमा का ही हाथ था। उसमें छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े कांग्रेसी नेताओं का सफाया हो गया था। 2017 में सुकमा के बुरकापाल में CRPF पर जो हमला हुआ था उसमें भी हिडमा का ही हाथ था। पिछले दिनों भेजी, बुरकापाल, मिनपा और हाल ही में 3 अप्रैल को बीजापुर के तरेन में जो नक्सली हमला हुआ उसका मास्टरमाइंड भी हिडमा ही को माना जाता है। दोस्तों, हिडमा के ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 लाख रुपए का इनाम रखा है। बाकी राज्यों ने और एजेंसीज ने मिलकर 20 लाख का इनाम रखा है, यानी कि टोटल उसके ऊपर 45 लाख का इनाम है। तो आप समझ सकते हैं कितना खूंखार, खूनी दरिंदा है और सुरक्षा बलों के लिए मोस्ट वांटेड है। हिडमा का कद अब इतना बढ़ चुका है दोस्तों कि CPI माओवादी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं बसावर राजू और सुजाता, जो कि
बड़ी नक्सली लीडर हैं, उनसे ज़्यादा नाम अब इसका हो चुका है। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा होती है और कहा जाता है कि आधुनिक हथियारों से लैस इसकी जो PLGA-1 बटालियन है उसमें 180 से 250 माओवादी हैं, जिसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में हैं। एक हायरकी इसने क्रिएट की हुई है, टॉप पर खुद है, उसके बाद इसने अपने लेफ्टिनेंट्स को एक रैंक दिया हुआ है जो और काम उनको दिया गया है जिसके अनुसार वो काम करते हैं। पूर्व नक्सली बदरना ने ये भी बताया है कि जब कोई भी हमला होता है, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ होती है, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी ये करता है और उसके बाद अपने साथियों के साथ बैठकर उसको देखता है, उसको प्रिव्यू करता है और जो कमियां हैं उसको ढूंढने के बाद अगले हमले में उसको दूर करने की कोशिश होती है। तो आप समझ सकते हैं कि प्लानिंग के लिहाज से ये कितना सजग है और अपनी प्लानिंग को ये फुल प्रूफ रखना चाहता है। बहुत शातिर है, इसमें दो राय नहीं कि बहुत ज़्यादा शातिर है, ना केवल प्लानिंग में, उसको एग्जीक्यूट करने में, बल्कि सुरक्षा बलों की आंखों में धूल झोंकने में भी ये महारत इसको हासिल है, बहुत माहिर है। ये बताया जाता है कि दंतेवाड़ा के किस्ताराम बाजार में ये कई बार गया और सुरक्षा बल उसको पहचान नहीं पाए और वो सुरक्षित वापस लौट आया। 4 लेयर सिक्योरिटी में ये मूव करता है और जैसे ही सुरक्षा बलों से आमना सामना होता है तो वो आउटर लेयर की जो इसके सुरक्षा कर्मी हैं वो अलर्ट कर देते हैं और ये आसानी से भाग निकलता है। तो जंगल पहाड़ियों का उसको अच्छी तरह से ज्ञान है, तो छिपना उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन जब भेची और बुरकापाल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई थी और उन पर हमला नक्सलियों ने किया था, जिसमें 38 जवान हमारे शहीद हो गए थे, उसके बाद सुरक्षा बलों ने जब ऑपरेशन प्रहार शुरू किया तो जून 2017 की बात है। बताया जाता है कि बिल्कुल आमना सामना हो गया था हिडमा से और वो उस पर हमला भी हुआ था सुरक्षा बलों की तरफ से, लेकिन वो बाल बचकर निकल गया, जख्मी हुआ था, लेकिन उसके साथी उसको लेकर वहाँ से निकल गए और उपचार के बाद अब बताया जाता है कि वो फिर पूरी तरह से ठीक है और अपने कारनामों को अंजाम दे रहा है। NIA ने एक चार्जशीट भी इसके खिलाफ फाइल कर रखी है। भीम मांडवी नाम का एक शख्स था, इसकी हत्या के मामले में NIA ने हिडमा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। हिडमा की बड़ी ताकत की बात की जाए दोस्तों तो गांव वाले और आदिवासी बड़ी ताकत हैं इसके। उनके बीच में ना केवल ये छिप कर रहता है बल्कि वो एक ह्यूमन शील्ड का भी काम करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात की थी, और इसलिए सुरक्षा बलों को इन पर अटैक करने में काफ़ी दिक्कत होती है। जब वो अंदर जाते हैं सुरक्षा बल तो गांव वालों के सामने पीछे ये छुप जाते हैं और उस समय उन पर अटैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही आधुनिक हथियार भी इनके पास हैं और जब सुरक्षा बलों से मुठभेड़ होती है तो उनके हथियार और इक्विपमेंट्स भी ये लूट कर ले जाते हैं। इसके अलावा हिडमा गांव वालों के बीच सरकार और सुरक्षा बलों के बीच एक प्रोपेगेंडा भी चलाता है और बार बार गांव वालों को आगाह करता है कि सरकार उनकी विरोधी है, सुरक्षा बल उनके विरोधी हैं, वो उनका भला नहीं चाहते हैं, उनका भला सिर्फ और सिर्फ हम चाहते हैं, और इस तरह से वो करके अपना प्रभाव कायम रखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, हिडमा के पाप का घड़ा अब भर चुका है, अब हिडमा का अंत नज़दीक है। सुरक्षा बलों ने हिडमा के खिलाफ फाइनल एक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अब एक फाइनल अटैक उसके ऊपर होगा और जल्द ही कामयाबी की खबर भी हम लोगों तक पहुंचेगी। और इस ऑपरेशन में केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ साथ राज्य की जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनके जवान भी हिस्सा लेंगे। हिडमा को घेरने के लिए उसके खुफिया तंत्र को तोड़ने के साथ साथ अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करने की कवायद भी चल रही है। और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े इनाम जो घोषित किए जा रहे हैं वो इसीलिए हैं कि इनाम के लालच में, इनाम की जो भारी भरकम राशि है उसके लालच में इनके खिलाफ इंफॉर्मेशन आए और एक कारगर एक्शन
नक्सलियों के खिलाफ हो सके, हिडमा जैसे कमांडर्स के खिलाफ हो सके। सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि जो पिछड़े इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य तेज़ी से हो, सड़कें तेज़ी से बने, स्कूल खुले, अस्पताल खुले। लेकिन नक्सली नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि अगर सड़कें बनेंगी तो फोर्सेस का मूवमेंट काफ़ी अंदर तक होगा, उनके लिए खतरा पैदा होगा। इसके अलावा जो आदिवासी हैं, जो मेन स्ट्रीम से कटे हुए हैं, शहरों से जुड़ेंगे, वहाँ पर उनको अच्छे मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, अच्छी कमाई का साधन बनेगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। और ये सब कुछ होगा तो जाहिर सी बात है नक्सलियों की दुकान बंद होगी। तो वो इसलिए वो इसका भी विरोध करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सड़क निर्माण के लिए जब कॉन्ट्रैक्टर्स जाते हैं तो उनको अगवा कर लिया जाता है, मार दिया जाता है ताकि सड़कें ना बन पाएँ। और इससे भी आप मकसद समझ सकते हैं कि मकसद नक्सलियों का क्या है। वो चाहते ही नहीं है कि जो पिछड़ापन है वो दूर हो, लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, वो नहीं चाहते हैं। और वो यही चाहते हैं कि ये जो स्थिति है ऐसी ही बनी रहे। दोस्तों, लेकिन अब बहुत हो चुका, क्योंकि सुरक्षा बलों को समझ में आ गया है कि हिडमा बाहर तो निकलेगा नहीं, इसलिए अब उसकी मांद में घुसकर ही मारना होगा। ठीक वैसे ही जैसे ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में उसके ठिकाने में घुसकर अमेरिकी कमांडोज ने मारा था, तो वैसे ही कुछ अब हिडमा के खिलाफ होने वाला है। और उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल को लगाया गया है। अजीत डोवाल की जो प्लानिंग है उसमें, और जो खुफिया तंत्रों से जानकारी जुटाई जाएगी, उसके आधार पर जो हिडमा का ठिकाना है उसके पास में ही कमांडोज को एयर ड्रॉप किया जाएगा। उन पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन से नज़र रखी जाएगी। पूरे ऑपरेशन की एक एक पल की जानकारी रहेगी, बैकअप तैयार रहेगा, और एक साथ चारों ओर से उस ठिकाने को घेर कर सुरक्षा बल अटैक करेंगे और सफाया करेंगे हिडमा का। दोस्तों, जो एक सोर्स है इनके इनकम का, नक्सलियों के और हथियारों का, वो भी तोड़ने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इनके इलाके में जो तेंदू पत्ता पैदा होता है उसके एक बैग पर ये 350 रुपये टैक्स लगाते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड में कोयला खदानों से टैक्स लेते हैं, अवैध खनन से पैसा कमाते हैं। लोहा, चूना, पत्थर, बॉक्साइट जैसे खनिज और पत्थर हैं, उसका ये अवैध खनन करते हैं, उससे चोरी छिपे बेचकर पैसा कमाते हैं। विदेशों से भी इनको फंड्स मिलते हैं। 2011 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2,500 करोड़ के फंड्स इनके पास मौजूद थे। दोस्तों, जितना ज़रूरी पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद, मसूद अजहर को मारना है, उतना ही ज़रूरी बिच्छू, कहना गलत नहीं होगा हिडमा को, उसे मारना भी ज़रूरी है। नक्सली मामलों के विशेषज्ञ अधिकारियों के अनुभवों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। डोवाल वैसे भी ऑफेंसिव डिफेंस की रणनीति में विश्वास रखते हैं। भारत की सुरक्षा बलों की काबिलियत दुनिया भर में जानी जाती है। उनका क्या कैलिबर है, वो क्या कुछ कर सकते हैं, वो हम सबको मालूम है। सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर घुसकर हो सकती है तो नक्सलियों के ठिकानों पर भी हो सकती है। जिस तरह 80 के दशक में सिख आतंकवाद को ख़त्म किया गया, जिस तरह नॉर्थ ईस्ट में उल्फा, बोडो और नागा उग्रवादियों का सफाया किया गया, जिस तरह चंदन तस्कर वीरप्पन को उसकी मांद में घुसकर मारा गया, श्रीलंका में LTTE के गुरिल्लों का सर्वनाश कर दिया गया, वैसे ही हिडमा को ढूंढकर उसके कर्मों की सजा दी जाएगी। दोस्तों, 54 साल से चले आ रहे नक्सली आंदोलन के खत्म ना होने के पीछे बड़ी वजह रही है सरकारों की अनदेखी और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। इस समस्या को जानबूझकर टाला जाता रहा। जी हाँ, 1967 में बंगाल के नक्सलबाड़ी इलाके से शुरू हुए आंदोलन को उस समय कानून व्यवस्था का ही मामला माना गया और उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। मामला बिगड़ता चला गया और वो इतना बिगड़ा कि नासूर बन गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जिस तेज़ी से विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए। जो मांगे थी आदिवासियों की, उन पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब सरकारें जागी, उन्होंने कदम उठाने शुरू किए, तो नक्सलियों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया और
जो सुविधाएं थी, सरकारी नीतियों का जो फ़ायदा पहुंचना चाहिए था आदिवासियों तक, दलितों तक, पिछड़ों तक, वो उन्होंने नहीं पहुंचने दिया। और उसी की वजह से जो नाराज़गी थी, जो गुस्सा था, ये बढ़ता चला गया। उसको हवा देते रहे, उसमें आग में घी डालने का काम ये नक्सली नेता करते रहे, आदिवासियों और गांव वालों को भड़काते रहे। और बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि जिस कड़ाई के साथ नक्सलियों से निपटा जाना चाहिए था, उस कड़ाई से एक लगातार ऑपरेशन चलाकर उनका सफाया नहीं किया गया। जब नक्सली हमला करते उस समय उसको रिटेलिएट किया जाता, उस समय सुरक्षा बल वापस प्रहार करते नक्सलियों पर, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके फिर शांत हो जाता। तो एक कंसर्टेड एफर्ट नहीं किया गया उसको दबाने के लिए, और यही वजह रही कि नक्सलवाद को आप ख़त्म नहीं कर पाए। वो लगातार चलता रहा और आज भी नासूर बना हुआ है। भले ही उसका प्रभाव क्षेत्र सिकुड़ गया हो, कम हो गया हो, लेकिन अभी भी वो जब चोट करता है तो बड़ी गहरी चोट करता है। जिस तरह से बीजापुर में उन्होंने चोट की और हमारे 23 जवान उसमें शहीद हो गए। लेकिन अब समय आ गया है लाल आतंक के सफाए का, नक्सली आतंकवाद पर अंतिम प्रहार का, और हिडमा जैसे खूनी दरिंदों के खात्मे का। दोस्तों, हिडमा जैसे कातिल के साथ कैसा सलूक होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या सरकार के लिए वाकई हिडमा और उस जैसे कई बेरहम कातिल नक्सलियों को पकड़ना मुश्किल है, या वो चाहती नहीं है? कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।